का चैप्टर शुरू किया था, और जहां तक है कि आज हम टॉपिक को मतलब एक लेक्चर और चाहेगा। वैसे अगर कल उसमें पार्टी का उसमें नहीं होता टाइम, तो हम आज ये चैप्टर खत्म कर रहे होते। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हमने इससे पहले अर्थ के बारे में, अर्थ के ओवरऑल डेटा के बारे में हमने डिस्कस किया। अर्थ का रेडियस, अर्थ का फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। क्या है अर्थ का फारदेस्ट पॉइंट? चिम्बोराज़ो। ओके, किस देश में है? इक्वाडोर में है चिम्बोराज़ो। ओके, तो अब आज हम जो देखेंगे वो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे है। एंड क्लास, दिस चैप्टर इज लिटरली इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास। आपके प्रीलिम्स, मेंस, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, आगे चल के आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में भी अगर आपका ये चैप्टर स्ट्रांग है तो प्लेट टेक्टोनिक्स आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने ये चैप्टर आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, सबसे बड़ी बात है। अगर आप अर्थ के इंटीरियर के डायग्राम को देखेंगे तो आप देखोगे अर्थ कई कंसेंट्रिक लेयर्स की बनी हुई है। 1 लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर। जैसे अनियन होता है, प्याज होता है, प्याज की कई लेयर्स होती है, वैसे अर्थ की कई लेयर्स है। ओके, और हर लेयर के अंदर का जो मटेरियल है, हर लेयर के अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे जिसपे आप बैठे हैं, हम खड़े हैं, जिसपे ये सारा स्ट्रक्चर है, ये क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट, क्रस्ट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ओके, तो जो सबसे ऊपर जो टॉप पार्ट में आ जाता है वो आपके दिस पार्ट, ये जो है ये लिथोस्फीयर आ जाता है। दिस पार्ट इज नोन एज लिथोस्फीयर, ये जो पार्ट है। ओके, अब लिथोस्फीयर एक प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। लिथोस्फीयर, एक्चुअली लिथोस्फीयर प्लेट से बना है। मतलब एक, लेट मी मेक इट क्लियर। ये पैंजिया का डायग्राम है। पैंजिया का एक वो है, पिक्चर है। पहले सारा कॉन्टिनेंट इस तरीके से था, फिर आगे चल करके बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट अपार्ट हुए। अब मेन चीज है, ये कॉन्टिनेंट्स, ये लिथोस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये तैर कैसे सकता है? तो सर एंड मैम, ये तैर इस ऐसे सकता है कि जितना जो आपके जो क्रस्ट का जो पार्ट है वो एक प्लास्टिक स्टेज, एस्थेनोस्फेयर, जिसे इंग्लिश में एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, हिंदी में दुर्बल मंडल कहते हैं, उसके ऊपर तैर रहा है। और ये जो पूरा जो पैंजिया है ये कई प्लेट से बना है, कई प्लेट्स। अभी जब हम अर्थक्वेक देखेंगे तो विल कम टू नो। ये एक तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स का डायग्राम है। ओके, ये प्लेट टेक्टोनिक्स का डायग्राम है। अब ये जो आप देख रहे हो ये प्लेट बाउंड्रीज है। अब ये जो देख रहे हो, मैंने अगर इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट में हल्का फुल्का बताया था, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहां 2 प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन से। इंडिया में क्या है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही।
आई थिंक क्लास देयर वाज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। तो क्लास आप ये देख रहे हो, ये जो प्लेट्स है, जैसे नाजका प्लेट है, स्कॉचिया प्लेट है, जुआन डी फुका प्लेट है, फिलिपिनो प्लेट है, ये प्लेट्स आपके एस्थेनोस्फीयर पे तैरती हैं। एस्थेनोस्फीयर पे तैरती हैं, इसको आप ऐसे विजुअलाइज कर लीजिए कि एक बाथ टब में आपने पानी भरा और वुडन ब्लॉक्स डाल दिए और उस पानी को कर दिया डिस्टर्ब, तो वुडन ब्लॉक्स तैरेंगे और वुडन ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, और जैसे ही वो लड़ेंगे तो इंटरेक्शन होगा। अब वुडन ब्लॉक में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, पर प्लेट्स में इंटरेक्शन हो जाता है। अब प्लेट्स में इंटरेक्शन क्यों होता है? प्लेट्स में इंटरेक्शन इसलिए होता है कि हर प्लेट का कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे वो बनी है वो अलग अलग है। अब जैसे जिसपे हम खड़े हैं वो है सीमा, वो है सियाल, सिलिका प्लस अल्युमिनियम, हल्की है। जिससे ओशनिक प्लेट बनी है वो है सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो कौन आपके ज्यादा भारी है? अल्युमिनियम ज्यादा भारी है या सियाल ज्यादा भारी है या सीमा ज्यादा भारी है? सीमा ज्यादा भारी, इसलिए ओशन क्रेस्ट सीमा की बनी है और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सियाल के बने। तो जब कभी दो प्लेट्स मिलती हैं तो अगर वो कन्वर्ज हो रही हैं तो जो डेंसर प्लेट होगी वो लेस डेंसर प्लेट के नीचे चली जाएगी, जो डेंसर प्लेट होगी और लेस डेंसर प्लेट के नीचे चली जाएगी, और वहीं पे वो फीचर बनाने लग जाती है। एक तरफ फोल्ड माउंटेन्स बनने लग जाते हैं और दूसरी तरफ वॉल्केनो बनने लग जाते हैं, और उससे ओशनिक ट्रेंचेस भी बनती है। ओके, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि अर्थ का इंटीरियर क्या है, किस तरीके से अर्थ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो क्या क्या हैं और किस तरीके से हमें जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई अर्थ, हम आज अपने यूनिवर्स के बारे में ज्यादा जानते हैं कंपैरेटिवली टू द अर्थ इंटीरियर। तो पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसमें सत्यता क्या है? क्या सत्यता है? मतलब ये एस्थेनोस्फीयर होगा, मेंटल होगा, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, क्या रीजन, मतलब सबूत क्या है? तो सबूत इस कैसे है? हमें इसका इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। अब इनडायरेक्ट रेफरेंस किससे मिलता है? इनडायरेक्ट रेफरेंस हमें मिलता है क्लास आपके अर्थक्वेक वेव्स से। अर्थक्वेक वेव्स से हमें इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। अब ये अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं, डिटेल्स हम अर्थक्वेक्स में पढ़ेंगे, बट थोड़ा देख लेते हैं। अर्थक्वेक वेव्स तीन तरह की, वैसे तो चार तरह की होती हैं। PS, मतलब मैं आपको दिखा देता हूं, यस, चार तरह की होती हैं। दो बॉडी वेव्स होती हैं और दो सरफेस वेव्स होती हैं। अब जो P वेव्स हैं, जो प्राइमरी वेव्स हैं, P वेव्स, इन्हें हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। प्राइमरी वेव्स की खास बात क्या है कि प्राइमरी वेव्स सॉलिड में सबसे स्पीड में चलती है। जैसे ही लिक्विड में होता है ये उसमें भी ट्रेवल कर लेती हैं, पर स्पीड धीमी हो जाती है। तो जब अर्थक्वेक आता है और P वेव्स मूव करती हैं, तो जहां जहां P वेव्स की स्पीड ज्यादा है वहां वहां हम समझते हैं सॉलिड है, और जैसे ही उनकी स्पीड कम हो जाती है हम समझ जाते हैं अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो लिक्विड है। समझ में आया? तो इन अर्थक्वेक वेव्स से, अब दूसरा है एस वेव्स। अब ये एस वेव्स जो सेकेंडरी वेव्स जिन्हें हम कहते हैं, एस वेव्स की खास बात होती है कि ये सॉलिड में तो मूव कर लेती है पर लिक्विड में मूव नहीं कर पाती। तो जहां जहां एस वेव गायब हो जाती है, हम तो हमें दो रेफरेंस मिलेंगे, एक तो P वेव्स का स्लो होना और एस वेव्स का गायब होना। तो ये कंफर्म हो जाता है कि अर्थ का जो इंटरनल एरिया है वो लिक्विड है। ठीक है, क्लियर है? तो हमें अर्थ के, अगर हम अर्थ के इंटरनल के बारे में हम पता करें तो हमें पता चलता है फ्रॉम द अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स, अब जैसे एक छोटा सा वीडियो है रिगार्डिंग द
plate tectonics. Okay, then we will start with the lecture. सबसे पहले इसमें बताइए, दिस इज द इनर कोर. इसके ऊपर आउटर कोर, फिर मेंटल. मेंटल भी दो में है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. और क्रस्ट भी दो में पार्ट है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट. ये क्रस्ट, जिसे भूपर पट्टी कहते हैं हिंदी में, क्रस्ट. The shell is cracked. The red glowing lines mark the places where the Earth's shell is cracked into tectonic plates. अब ये जो रेड रेड पार्ट देख रहे हो, ये प्लेट्स बाउंड्रीज है. ये प्लेट बाउंड्रीज है. सबसे ज्यादा जो एरिया है वो आपके पैसिफिक के चारों ओर है, इसलिए कहा जाता है रिंग ऑफ फायर. स्कूल में पढ़ रखा ना रिंग ऑफ फायर. वो सबसे ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है. रॉकीज, एंडीज, और नीचे आपके अंटार्कटिका से होता हुआ इधर ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, और ऊपर एल्यूशियन आइलैंड्स, जापान और सखलिन और एल्यूशियन आइलैंड से होता हुआ ये पूरा एक इन सर्कल है, गार्लैंड की तरह है. तो दिस इज, अब जैसे ये है, ये आपके दिस इज नोन एज रिंग ऑफ फायर. ये प्लेट्स है, और ये प्लेट्स आपके एस्थेनोस्फीयर पे तैर रही है. ओके, Plate carries a continent or an ocean basin, or sometimes both. The plates are moving at an average rate of 1 to 2 inches a year in a variety of directions, carrying continents and ocean basins with them. Here's why the plates are moving. Scientists believe material on the mantle circulating much as अब यहाँ पे कन्वेक्शन करेंट्स होते हैं जो प्लेट्स को मूव करते हैं, क्योंकि दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है. You can get an idea of how heat can cause circulating movement by watching rice as it boils. What you see happening within the speaker is similar to what's happening in the Earth's नीचे से गर्म हो रहा है, तो अगर पानी का आपने मूवमेंट देखा होगा कन्वेक्शन करंट्स की तरह, वैसे ही. It causes the plates above it to move as well. In some places, plates are moving in opposite direction. They are moving डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, the area where two डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. ओके, a divergent boundary. डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. अब इंडिया का कन्वर्जेंट, In other places, plates are colliding. The area where two plates are colliding is called a कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. समझ में आ रहा है क्लास? और ये पूरा खेल एस्थेनोस्फीयर पे खेला जा रहा है. plates flying past each other. ये ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्रीज, Is called a transform boundary. ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज. This is a cross section of a divergent boundary, the mid-ocean ridge located beneath the Atlantic ओके, Ocean. तो यहाँ पे फिलहाल मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, बिकॉज अब आगे हम इसका प्लेट टेक्टोनिक्स में दिखाएंगे. अब दूसरी चीज है, अब तक हमने ये देखा कि हमें अर्थ के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें अर्थक्वेक वेव से जानकारी दी.
ठीक है। अब ये अर्थक्वेक वेव्स जो पी और एस वेव्स हैं, ये अलग अलग एरिया में अलग अलग बिहेव करती है। जैसे ही ये डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट जगह पहुंचती हैं, इनका बिहेवियर अलग हो जाता है। और जैसे ये डिफरेंट मटेरियल में पहुंचेंगी, इनके स्पीड में चेंज आ जाता है, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो जाती है ना। अब एस्थेनोस्फेयर की जो डेंसिटी होगी मेंटल की उससे डिफरेंट होगी, और क्रस्ट की उससे डिफरेंट होगी। तो अर्थक्वेक वेव्स की स्पीड में भी चेंज हो जाती है। और इस चीज को जो बिहेवियरल एस्पेक्ट में हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। हिंदी में असंबद्धता कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। समझ में? डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी इन जनरल, सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद मोहविकिक। देखो, ये डिसकंटिन्यूटी है। जैसे जैसे अर्थक्वेक की वेव्स अंदर की ओर बढ़ती चली जाएंगी, ओके, या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगी, ये अलग बिहेव करेंगी, और उस अलग बिहेवियर को नाम दिया है डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी क्या शो करता है? डिसकंटिन्यूटी शो करता है दो लेयर्स के बीच में बदलाव, दो लेयर्स के बीच में चेंज, दो लेयर्स के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो डिफरेंट है। इन सब चीजों से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ बना होता है। अब ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, ये अपर एंड लोअर क्रस्ट है। मोहविकिक डिसकंटिन्यूटी, ये क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में, अभी लिखवा दूंगा सब चीज। रेप्टी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर है। और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम ये आपके आउटर कोर और इनर कोर के बीच। अब यहां कई तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। इधर से डिसकंटिन्यूटी दे देगा और इधर से कहेगा मैच दी फॉलोइंग कर देगा। दूसरा बनेगा इसे ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक अरेंज कर दो लाइन से। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि पहले कौन है और लास्ट में कौन है। समझ में आया क्लास? तो बिकॉज ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के बारे में जानने में सबसे बड़ा रोल अर्थक्वेक वेव्स का है। समझ में आ गया ना क्लास? कोई क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन? कोई डाउट? आई होप थिंग्स आर क्लियर। सो लेट्स बिगिन। हाँ बोलिए। क्योंकि दोनों का, चलो गुड क्वेश्चन, दोनों का मूवमेंट डायरेक्शन अलग होता है। देखो, सरफेस वेव्स इस तरीके से चलती है। दो तरह की सरफेस वेव्स, एक लव वेव्स है और एक रेले वेव्स है। ओके, रेले वेव्स इस तरीके से थोड़ा सर्कुलर मोशन लेकर के चलती है, ये इस तरीके से चलती है। एक्चुअली उसके मूवमेंट की वजह से, जिस 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 हिसाब से वो रॉक्स को डिस्टर्ब करती है, रॉक्स को जिस हिसाब से वो डिस्टर्ब करती है। और लव वेव्स इस तरीके से चलती है। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो पी वेव्स हैं वो कंप्रेशन इस तरीके से चलती है, और एस वेव्स इस तरीके से चलती हैं, रेले वेव्स इस तरीके से चलती हैं, और आपके लव वेव्स इस तरीके। ये दो वेव्स जो हैं, ये दो वेव्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये सबसे ज्यादा अर्थ सरफेस पे डिस्ट्रक्शन करती है, क्योंकि ये अर्थ के जो बिल्डिंग्स की फाउंडेशन है ना, ये उनको तोड़ देती है। समझ में आया क्लास? ओके, डिटेल से चिंता ना करिए, डिटेल से मैं अर्थक्वेक में पढ़ाऊंगा। ये सब चीजें अर्थक्वेक के पार्ट है। प्लेट मूवमेंट हो, डिकन्वेक्शन करंट्स के कारण। मतलब वो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर होता है ना, कि जो रॉक का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कहां पे सिलिका ज्यादा है, कहां पे अदर एलिमेंट्स ज्यादा है, क्योंकि अदर एलिमेंट्स हाई टेम्परेचर में अलग अलग बिहेव करते हैं। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर है? ओके, तो क्लास, बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स वी कम टू नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो लेट्स बिगिन विद द डिक्टेशन।
हाँ भाई, चलिए क्लास हेडिंग डालिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखिए, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज लेयर्ड। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज लेयर्ड। The earth is generally divided into 4 major layers. Yeah, earth is generally divided into 4 major layers. कुछ लोग इसे 3 भी कहेंगे, क्रस्ट, मैंटल और कोर। मैं कोर को 2 में डिवाइड कर दे रहा हूं। द क्रस्ट, मैंटल, इनर कोर एंड आउटर कोर। क्रस्ट, मैंटल, inner core and outer core. A class crust. The earth crust is the outermost layer and is the most familiar. The earth crust is the outermost layer and is the most familiar since all the living beings live on the outer part of the crust. All the living since all the living beings live on the outer part of the crust, it is rigid, brittle, brittle, thin compared to mantle, inner core and outer core. Inner core and outer core. Inner core and outer core. Full stop. देखिए, the crust occupies, underline कर देना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। The crust occupies less than 1% of Earth's volume. The crust occupies less than 1% of Earth's volume. Crust varies in thickness. Crust varies in thickness and composition beneath the ocean and continents. And composition beneath the ocean and continents. As per International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG, as per International Union of International Union of Geodesy and Geophysics, Geodesy and Geophysics, IUGG, the thickness of this uppermost layer of the earth is, the thickness of
this uppermost layer of the earth is earth is 30 kilometer, while some other sources estimate its thickness to about 100 kilometer, while some other sources estimate its thickness to 100 kilometer. Its density increases with depth. Its density increases with depth, and the average density is about 2.7 gram per centimeter cube. Average density is about 2.7 gram per centimeter cube, while the average density of the earth is 5.51 gram per centimeter cube. Sir, 5 while the average density of the earth is 5.51 gram per centimeter cube. Full stop. लिखिए, the crust varies in thickness and composition. The crust varies in thickness and composition beneath the ocean and continents. Beneath the ocean and continents. Beneath the ocean and continents. अब कॉन्टिनेंट्स क्योंकि डेफिनेटली ओशन के ऊपर हैं तो हल्के हैं. अब हल्के हैं तो मतलब हल्के मटेरियल से बने. अब हल्के मटेरियल से बने क्या है? सिलिका और अल्युमिनियम. ओशन की जो क्रस्ट है वो बहुत थिन है, फाइन है, पर वो भारी है, तो वो सीमा की बनी है. तो कॉन्टिनेंट्स आर मेड ऑफ सियाल एंड आपके ओशन क्रस्ट जो है वो सीमा की बनी है. ओके, लिखिए क्लास. द ओशनिक क्रस्ट इज थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. द ओशनिक क्रस्ट इज थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. Thinner than continental crust. Oceanic crust measures from 5 to 10 kilometers. 5 to 10 kilometers, averaging about 7 kilometers in thickness. Averaging about 7 kilometers in thickness. In thickness, the continental crust measures between 25 to 100 kilometers. 25 to 100 kilometers, averaging about 30 kilometer thick. Averaging about 30 kilometer thick. देखिए, apart from thickness, the oceanic and continental crust, also differ. The oceanic and continental crust also differ in composition and density.
in composition and density. In composition and density. अब जैसे ये देखोगे, जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वहां पे क्रस्ट थिक है, और जिसके ऊपर ओशन लाई कर रहा है वो क्रस्ट थिक है। पर जो कॉन्टिनेंटल एरिया है उसकी जो क्रस्ट है वो सियाल है, और वहां पे जो क्रस्ट है, क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए। The oceanic crust is composed of dark iron rich rock similar to basalt. Dark oceanic crust is composed of dark iron rich rock similar to basalt. It is high in silica and magnesium. It is high in silica and magnesium, and therefore it is known as sima. High in silica and magnesium, therefore it is known as sima. It is often distinguished from the mantle. It is often distinguished from the mantle by having more silica. By having more silica. Full stop. The continental crust composition is quite complex. Complex. The rocks in continental crust consist of silica and aluminum. Silica and aluminum, and are often referred to as sial. Sir, the rocks in continental Crust is high in silica and aluminum and is often referred to as sial. There is a difference in density. There is a difference in density too. The oceanic crust has a density of 3000 kg per meter cube. 3000 kg per meter cube. इससे पहले सीएम वाला था, ग्राम पर सेंटीमीटर. ओके, 3000 kg per meter cube. While continental crust has a lower density of 2500 kg per meter cube. 2500 kg per meter cube. This also implies that rocks. Sir, 28 meter per density of 28 meter. 25,000 kg per meter cube ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है, और जो ओशनिक क्रस्ट की है वो 3000 kg per meter cube. So this is 2500 kg and that is 3000 kg, right? What happened? 25, हाँ वो 3000, हाँ 2500, 2500. Continental crust are slightly less dense, compared to that of oceanic crust.
The density of Sial is lower than Sima. The density of Sial is lower than Sima primarily because of increased amount of aluminum in it. Primarily because of. Sir, sorry. This implies that rocks. This implies that rocks which make continental crust are slightly less than compared to oceanic crust. देखिए, density of Sial is lower than Sima primarily because of increased amount of aluminum in it. Primarily because increased amount of aluminum in it. Full stop. देखिए, next line. The composition of earth crust. The composition of earth crust in terms of chemical elements. In terms of chemical elements are as follows. The composition of earth crust in terms of chemical elements are as follows. तो अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? सिलिका. देखिए, नंबर 1 ऑक्सीजन 47, नंबर 2 सिलिका 28%. ये परसेंटेज बता रहा हूं. ऑक्सीजन 47%, सिलिका 28%, एल्युमिनियम 8%, आयरन 5%, एल्युमिनियम 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.5%, सोडियम 2.5%, potassium 2.5%. Sir, calcium is how much? Calcium is 3.5%, sodium is 2.5%, potassium is 2.5%, magnesium is 2.2%, titanium is 0.5%, 2.2 is 0.5. बाकी आप छोड़ सकते हैं. ओके, मैक्सिमम वो टॉप 3 पूछता है या सबसे ज्यादा पूछता है. ओके, ठीक है. In terms of oxides, the highest is silica oxide. The highest is silica oxide SiO2. Silica oxide SiO2 6 क्योंकि अलग अलग वेरी करता है. लिख लीजिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 60.2%, continental crust 60.2%, and oceanic crust 48.6%. 48.6%. continental crust के 60.2%. नेक्स्ट है एल्यूमिना, जिसे हम कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 15.2% और ओशनिक क्रस्ट में 16.5%. फिर है लाइम. एल्युमिना का है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 15.2% और ओशनिक क्रस्ट में 16.5%. फिर है लाइम, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 5.5, ओशनिक क्रस्ट में 12.3. सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 5.5 और ओशनिक क्रस्ट में 12.3. नेक्स्ट है मैग्नीशिया, जिसे हम MgO कहते हैं, मैग्नीशिया. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 3.1 और ओशनिक क्रस्ट में 6.8.
और नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड, जिसे हम FeO कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। आयरन सेकंड ऑक्साइड है, एक Fe2O3 भी होता है। ओके, कॉन्टिनेंटल गैस में 3.8% और ओशनिक क्रस्ट में 6.2%। फुल स्टॉप। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। The earth crust as per IUGG can be further subdivided into upper crust and the lower crust. Upper crust and the lower crust. Lower crust. As per IUGG, the speed of P waves, the speed of P earthquake waves in the upper part of the crust, the speed of P earthquake waves, primary earthquake waves in the upper part of the earth crust is 6.1 kilometer per second. Is 6.1 kilometer per second. And in the lower parts, it is 6.9 kilometer per second. And in lower part, it is 6.9 kilometer per second. Lower part is 6.9 kilometer per second. मतलब लोअर पार्ट ज्यादा डेंस है, प्राइमरी वेव की स्पीड बढ़ जाती है। ओके, ठीक है क्लास। This is figured out to be a discontinuity. This is figured out to be a discontinuity. इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, हिंदी में असंबद्धता कहते हैं। This is figured out to be a discontinuity. ब्रैकेट में लिख लीजिए, discontinuities are the boundaries between different layers of earth. आपको एक एक चीज यही पढ़ा दी जाएगी। अब जिन्हें ज्यादा विश्वास नहीं, उन्हें बुक्स खोलने की जरूरत नहीं, तो अदरवाइज कोई बुक्स खोलने की जरूरत नहीं है। ओके, discontinuities are the boundaries between different layers of the earth. It represents the difference in physical and chemical properties of the earth's interior. It represents the difference in physical and chemical properties of the earth's interior. Of the earth's interior. It represents the difference in. It represents the difference in the physical and chemical properties of the earth's interior. तो जैसे ही P waves की स्पीड चेंज होती है, कम से ज्यादा हो जाती है, या अगर डीप सेंटर्ड अर्थक्वेक है तो ज्यादा से कम हो जाती है, तो हम समझ जाते हैं आपके कंपोजिशन में चेंज है। ओके, और उस कंपोजिशन को हम डिसकंटिन्यूटी से दिखाते हैं। ओके, और लिखिए, thus the discontinuity between upper crust and lower crust is Conrad discontinuity. Is Conrad discontinuity. Conrad discontinuity. It is named after seismologist Victor Conrad. It is named after seismologist Victor Conrad. It is named after seismologist. Seismologist. Seismologist Victor Conrad. And is considered to be the border between upper crust and the lower crust. And it is considered to be the border between upper crust and the lower crust.
देखिए नेक्स्ट लाइन, सबहेडिंग डाली क्लास, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। देखिए just below the lower crust and the upper mantle, there is a soft layer in which mantle rocks, mantle है MENTLE, MENTL मत लिख देना क्लास, ओके। 10 below the lower crust and the upper mantle, there is a soft layer in which mantle rocks are at temperature close to melting points, in which mantle rocks are at temperature close to melting points. Beneath the continental crust, melting points. Beneath the continental crust, this soft layer sets at an average depth of 80 kilometer. Sir, I'm sorry. Beneath the continental crust, this soft layer sets sets at an average depth of 80 kilometer, whereas beneath the oceanic crust, this layer sets 18 or 80? Yes. So it's 18 or 80? 80 किलोमीटर। देखो सिंपल बात है, अभी देखो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था गाइस। ओशनिक क्रस्ट बड़ी होती है ना, ओशनिक क्रस्ट बड़ी होती है। अब मेंटल के ऊपर आपके एक एस्थेनोस्फीयर की लेयर है, एक पतली एस्थेनोस्फीयर की लेयर है मेंटल के, अपर मेंटल के जस्ट ऊपर। तो ओशनिक क्रस्ट से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से इसकी डेप्थ ज्यादा होगी ना, और ओशनिक क्रस्ट से इसकी डेप्थ कम होगी। देखो डायग्राम में साफ नजर आ रहा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से इस एस्थेनोस्फीयर की डेप्थ ज्यादा है, और ओशनिक क्रस्ट से इस एस्थेनोस्फीयर की डेप्थ कम है। वही लिखवाइए, ओके। और ये प्लेट्स के रूप में तैरती रहते हैं, और इन्हीं के इंटरेक्शन से आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, हिमालय, एंडीज, रॉकीज। इन्हीं के इंटरेक्शन से, जैसे मैंने आपको कहा ना, वर्ल्ड के 99% वॉल्केनोज कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, और जो बीच कॉन्टिनेंट में इक्का दुक्का वॉल्केनोज हैं, ओके, माउंट कीनिया एंड ऑल दोज, उसके लिए अभी कोई क्लियर कट थ्योरी नहीं निकल पाई है। अगर आप फिलहाल वो हमारे जीएस एरिया से बाहर पड़ जाता, जीएस एरिया के पर आप लोगों में जो लोग ऑप्शनल ज्योग्राफी लोगे ना, तो उसमें और भी हैं, प्लूम थ्योरी एंड ऑल दोज थ्योरी, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ रहे हो टाइम वेस्ट का भी क्वेश्चन नहीं बनते उनसे, ओके, वो हम लोग के एरिया में ही नहीं आती। तो वर्ल्ड के आप देखोगे 98 to 99% वॉल्केनोज आपके कोस्टल एरियाज में। अब कोस्टल एरिया में क्या होगा, तो कोस्टल एरिया में दो तरह की है भाई, कोस्ट होगा, कोस्ट के आगे ओशंस हैं, और कोस्ट के इस साइड कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जहां कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट मिल रही हैं, अब ओशनिक क्रस्ट ऑलरेडी भारी है, तो बट ऑब्वियसली कहां जाएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे। तो दो चीज बनेंगी, जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाएगा, ट्रेंच बन जाएगी, गर्त। मरियाना ट्रेंच का नाम सुन रखा होगा ना, सुंडा ट्रेंच, ओके, ट्रेंच बनने लग जाएगी। फिर जब ये नीचे जाएगी, और यहां पे जैसे ही ये सपोज ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशनिक क्रस्ट नीचे जा रही है, ये ओशनिक क्रस्ट नीचे जा रही है, तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, तो ये क्रस्ट यहां पे पिघलने लग जाएगी, ये क्रस्ट यहां पे पिघलने लग जाएगी। इस कारण से यहां पे एक मैग्मा चैम्बर बन जाएगा। और दूसरी चीज, जब ये क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट नीचे जाएगी, तो इसको फोल्ड करेगी, और यहां पे आपके
फोल्ड माउंटेन्स बनने लग जाएंगे। जितने मेजर माउंटेन्स हैं वो प्लेट बाउंड्रीज में। हिमालय देख लीजिए, इंडियन प्लेट बाउंड्री, यूरेशियन प्लेट बाउंड्री, एंडीज देख लीजिए, कॉन्टिनेंटल बाउंड्री एंड ओशनिक क्रस्ट। रॉकीज देख लीजिए, कॉन्टिनेंटल बाउंड्री अमेरिका की, ओशनिक क्रस्ट, इधर ओशन है इधर रॉकीज है ना, समझ रहे हैं? जितने मेजर माउंटेन्स हैं, जितने मेजर फोल्ड माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स वो इस तरीके से। फिर जब यहाँ पे मैग्मा बन जाएगा, मैग्मा चैम्बर इकट्ठा हो जाएगा, तो आगे चल के कालांतर में ऊपर वॉल्केनो बन जाएगा। ये वॉल्केनो बन जाएगा। दिस इज व्हाट द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो इज। सिंपल। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तुरंत आंसर लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं तो रटते हैं तो भूल जाते हो, फिर आंसर भूल जाते हो। ओके, तो पूरा खेल एस्थेनोस्फीयर प्लेट टेक्टोनिक्स का है। ये चैप्टर समझ में आ गया तो नीचे नेक्स्ट चैप्टर प्लेट टेक्टोनिक्स समझ में आ जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स समझ में आया तो अर्थक्वेक, और फिर आपको बस याद रखने हैं कि कौन सा वॉल्केनो किस टाइप का होता है। समझ में आया क्लास? बाकी तो सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वॉल्केनो क्यों बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है? ओके, लिखिए क्लास। Below the continental crust, this soft layer sets at an average depth of 80 km, whereas beneath the oceanic crust, this layer sets in at a depth of about 40 km. This layer sets in at a depth of about 40 km. In modern geological language, this soft layer is called asthenosphere. This soft layer is called asthenosphere. And the rigid layer above it is called lithosphere. And the rigid layer above it is called lithosphere. The asthenosphere roughly extends roughly extends to about 300 kilometers, to a depth about 300 kilometers. The temperature of this layer is somewhere around 1300 degrees centigrade. The temperature of this layer is somewhere around 1300 degrees centigrade. So stop. The important concept we derive with the presence of asthenosphere is that that the lithosphere has the capability of moving bodily over asthenosphere. The lithosphere has the capability of moving bodily over asthenosphere. Bodily, BODILY, प्लेट्स मूव करती है ना, कंप्लीट बॉडी के रूप में,
over asthenosphere. The asthenosphere yields by slow plastic flowage. The asthenosphere yields by slow plastic flowage distributed to the thickness of slow plastic flowage, FLOWAGE. सर हील है ये. The asthenosphere yields, YIELDS, yields by slow plastic flowage, FLOWAGE, flowage distributed to a thickness of few hundred kilometers. Distributed to a thickness of few hundred kilometers. तो क्रस्ट क्लियर है. मैंने क्रस्ट का कंपोजिशन भी बता दिया, केमिकल कंपोजिशन बता दिया. ओके, क्रस्ट का इंटरनल पार्ट भी बता दिया. ओके, हेडिंग डालिए क्लास मेंटल. फ्लोएज मतलब आपके एक तरीके से सेमी सॉलिड फॉर्म में है. प्लास्टिक, कभी आपने प्लास्टिक को पिघली देखी होगा ना, तो उस फॉर्म में रॉक्स रहते हैं. तभी तो मतलब तभी तो प्लेट जैसी हैवी लिथोस्फीयर बॉडी उसके ऊपर मूव कर सकती है. तो ये तो लावा तो बहुत काफी, लावा तो का जो चैम्बर होता है वो तो ऊपर रहता है. ये तो पूरा हाँ, चैम्बर अलग बनता है. लावा का तो चैम्बर अलग बनता है. यहाँ तो पूरे की पूरी रॉक बेड ही ना एक प्लास्टिक स्टेट में. तो प्लास्टिक स्टेट समझते हैं ना, जो मतलब पिघली हुई प्लास्टिक जिसको आप कभी प्लायबल किसी को भी मोल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर लिथोस्फीयर तैरती है. समझ में आ गया ना? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम. ये लास्ट लेक्चर मैंने नहीं किया था इसका, ठीक है, इसलिए आई हैव टू डू दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस अगेन, because I may have some questions, then maybe I'll ask you separately. अच्छा, इसका पहला वाला लेक्चर नहीं, मुझे उसका वीडियो आज का भी चाहिए होगा सर. लेक्चर इज नहीं, वो that I will send you because tomorrow I will get some time, I will send you, but फर्स्ट लेक्चर्स का और आज के लेक्चर का कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है. फर्स्ट लेक्चर में तो मैंने एज अ रेडियस अर्थ बताया था, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई अर्थ से रिलेशन. ओके सर. ये तो आज का बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है. ओके, नेक्स्ट. ओके सर. नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास मेंटल. लिखिए, from the lower crust, another layer of the earth starts. Where speed of seismic waves increase suddenly and reaches up to 7.9 to 8.1 kilometer per second, and reaches up to 7.9 to 8.1 kilometer per second, This results into a discontinuity. And it is considered as the boundary between crust and mantle. And is named in honor of the man. It is considered as the boundary between crust and mantle, and is named in honor of man who first proposes its existence.
Croatian geologist Andrija Mohorovičić. Croatian geologist. VICIC. मोहरोविचिक, MOHO, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, मोहरोविचिक, ध्यान रखिएगा क्योंकि क्रोएशिया किस कॉन्टिनेंट में है? हाँ जी, यस स्वाद, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप या ईस्टर्न यूरोप? ईस्टर्न, वेरी गुड। क्रोएशिया की कैपिटल? ज़ाग्रेब, वेरी गुड, ओके। अब किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है? ज्योग्राफी ऑप्शनल है सर। सबसे पहले चीज है आपके कॉन्टिनेंट और कंट्रीज और कैपिटल और उसकी लोकेशन, ओके। लिखे, ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल हमारे क्या 7 या 8 जून से शुरू हो रहा है, उसी समय से करीब पबैट भी शुरू हो रहा है, ओके। 2-3 ऑप्शनल शुरू हो रहे हैं प्रीलिम्स के बाद। मोहरोविचिच 10 मोहो डस्ट, इसे शॉर्ट फॉर्म में मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। 10 मोहो डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। मोहो डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन lower crust and upper mantle. The cause of moho discontinuity is thought to be change in rock composition. The cause of moho discontinuity is thought to be change in rock composition. Change in rock composition from rock containing feldspar. Rock composition from rocks containing feldspar. Feldspar to rocks that contain less feldspar. For rock composition from rocks containing feldspar to rocks that contain less feldspar. Feldspar. देखिए मेंटल, फेल्डस्पार एक आपके वो होते हैं रॉक्स के, इसमें एलिमेंट्स होते हैं। फेल्डस्पार इज एन एलिमेंट, ओके। देखिए क्लास, the mantle extends up to a depth of about 2900 kilometer. 2900 kilometer from the Moho discontinuity. 2900 kilometer from Moho discontinuity. The mantle extends up to a depth of 2900 kilometer from Moho discontinuity. अब जो बोल रहा हूं मैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। It forms about 83% of Earth's volume. It forms about 83% of Earth's volume and hold 67% of Earth's mass. And holds 67% of Earth's mass. Earth's mass. तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। Silica and magnesium are the major constituents. Magnesium are the major constituents. The mantle, as per geologist
the mantle as per geologist is divided into upper mantle and lower mantle. Upper mantle and lower mantle, though there is a transition zone in between it, the evidence of transition zone in between the two, in the upper mantle lower mantle के बीच में थोड़ा सा ट्रांजिशन जोन है, वो अराउंड 440 to 600 किलोमीटर के बीच का है. ओके, लिखिए द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू मेंटल, the evidence of presence of two mantle again comes with a discontinuity, known as Repetit discontinuity, known as Repetit discontinuity. Thus, the Repetit discontinuity exists between upper mantle and lower mantle. Repetit discontinuity exists between upper mantle and lower mantle. Though the modern geologist have also discovered a new discontinuity, ये किताबों में नहीं दे रखा है, a new discontinuity जो आपको यूपीएससी की बुक्स है ना उनमें नहीं दे रखा, between upper mantle and transition zone, कोई बताएगा? It is known as Hale's discontinuity. तो क्लास देखो कमोवेश कुछ इस तरीके का है. यहां पे लोअर क्रस्ट खत्म होती है और यहां पे अपर मेंटल होता है. तो इन दोनों के बीच में कौन सी डिस्कंटिन्यूटी बनेगी? मोहो. ठीक है, देखिएगा पूरा याद रखने का खेल है. ओके, फिर अपर मेंटल के बीच में एक ट्रांजिशन जोन आता है और वहां पे बनेगी डिस्कंटिन्यूटी, हेल्स डिस्कंटिन्यूटी. फिर ट्रांजिशन जोन, दो ये डिस्कंटिन्यूटी आपके इन जनरल बुक्स में आप जो भी देखोगे ये हेल्स डिस्कंटिन्यूटी के बारे में, अगर कोई लेटेस्ट बुक हो तो शायद, पर इन जनरल मैंने यूपीएससी की बुक्स में नहीं देखा हेल्स डिस्कंटिन्यूटी, बट आपके नॉलेज में डाल दिया कि मॉडर्न जियोलॉजिस्ट ने हेल्स डिस्कंटिन्यूटी डिस्कवर की है. ओके, ट्रांजिशन जोन और लोअर मेंटल के बीच में एक और डिस्कंटिन्यूटी आती है जिसे हम कहते हैं रेपिटी. तो जब अभी हेल्स नई डिस्कवर हुई है तो हम लोग कहते थे अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आती है, बट अगर इसको हम फिगर बनाए तो इट इज ट्रांजिशन जोन बिटवीन लोअर मेंटल के बीच में आती है. ओके, बट अभी आप एग्जाम में, क्योंकि अभी बुक्स ने बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है, तो आप कहोगे अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी आती है, क्योंकि इन किताबों में हेल्स का जिक्र ही नहीं है, हेल्स का मेंशन ही नहीं है. तो जिनमें किताबों में हेल्स का मेंशन उन्होंने समझाया है कि हेल्स डिस्कंटिन्यूटी अपर मेंटल और ट्रांजिशन जोन के बीच में है. ट्रांजिशन जोन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, डिस्कंटिन्यूटी कब आती है? जब रॉक का कंपोजिशन चेंज हो जाता है. जब रॉक का कंपोजिशन चेंज हो जाता है तब डिस्कंटिन्यूटी आती है. तो रॉक्स
ने यहां पे कंपोजिशन चेंज हुआ तो हेल्थ डिसकंटिन्यूटी आई, रॉक्स ने यहां कंपोजिशन तो रेपिड डिसकंटिन्यूटी आई। फिर लोअर मेंटल से नीचे आपके जो आता है वो आता है आउटर कोर। ओके, तो आउटर कोर में जो डिसकंटिन्यूटी आती है उसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी आती है उसे हम कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो वैसे 4 थी पर ये हेल्स मिला के 5 हो गई। समझ में आया क्लास? ओके, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक चीज बता रहा हूं, पीसीएस और आईएएस जहां कंफ्यूजन है वो इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस ही दे सकता है, फैक्ट, सीधे सीधे क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस दे सकता है। बट अगर आप यूपीएससी, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम को ऑप्ट करना चाह रहे हो तो वो फिर आप खतरों के खिलाड़ी हो और फिर आपको डिटेल से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस दे सकता है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स। ओके, लिखिए क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखिए नेक्स्ट लाइन। The lower mental is a place where we witness the slowdown of seismic waves, and it is the zone of low velocity. It is the zone of low velocity. तो मतलब हम समझ सकते हैं मेंटल कैसा स्टेज होगा, थोड़ा लिक्विड का होगा क्योंकि पी वेव्स रिड्यूस हो जाती हैं, उसमें स्लो हो जाती हैं। जोन ऑफ लो वेलोसिटी, तो स्टॉप। लिखिए द कोर, थर्ड पार्ट, द कोर। देखिए below the mental we generally experience the velocity of p waves suddenly increases to 13.6 kilometer per second, 13.6 kilometer per second. Thus 13.6 kilometer per second, and this is represented by another discontinuity, known as Vkart-Gutenberg discontinuity. Vkart-Gutenberg discontinuity. It is also known as core mantle boundary, CMB. It is also known as core mantle boundary. It lies between Earth's silicate mantle. And liquid iron nickel outer core. Between Earth's silicate mantle and its liquid iron nickel outer core.
This discontinuity is due to the different composition of both the layers. Different composition of both the layers. अब जो आउटर कोर है वो निकल की है, आयरन निकल की। मेंटल क्या है? सिलिका का है, सीमा का है, तो कंपोजिशन अलग हो जाएगा ना, तो वहां पे डिस्कंटिन्यू। और जब कंपोजिशन अलग है, भले ही आउटर कोर भी लिक्विड होता है, पर मेंटल से आउटर कोर की ओर स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि आयरन और निकल डेंस मेटल है कंपैरेटिवली टू सिलिका। गॉट माय पॉइंट? वो डेंस है ना। ओके, लिखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। The core extends up to a depth of 6371 kilometer. 6371 kilometer from Gutenberg discontinuity. 6371 kilometer from Gutenberg discontinuity. पूरा नाम वी कार्ड गुटेनबर्ग है। And it is also divided into two parts. And it is also divided in two parts. From 2900 kilometer, from 2900 kilometer to 5150 kilometer, to 5150 kilometer is the outer core, and from 5150 kilometer to 6371 kilometer is the inner core, and from 5150 kilometer to 6371 kilometer is the inner core. 71 kilometer is the inner core. The upper part of the core has density of 10. The upper part of the core has a density of 10, which gradually increases to 13.6 in the inner part of the core, which gradually increases to 13.6. Part of post has the density of 10, which gradually increases to 13.6 in the innermost part of the core. Full stop. It is to be noted that मैं आज ही आपका ये चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। So next Friday को we'll start with plate tectonics. Okay. It is to be noted that S wave cannot penetrate into the outer core. S waves cannot penetrate into the outer core. तो इसका मतलब क्या है? S wave लिक्विड में नहीं ट्रेवल कर सकती। तो मतलब आउटर कोर क्या है? आउटर कोर क्या है? इनर कोर सॉलिड होता है। ओके, तो एस वेव कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू आउटर कोर, मतलब है आउटर कोर लिक्विड है, लिक्विड है। एस वेव कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू आउटर कोर। दिस इन्फर्स दैट द आउटर कोर is liquid. Outer core is liquid. Full stop. The P waves moves from outer core, and reaches a velocity of 11.23 kilometer per second. Reaches a velocity of 11.23 kilometer per second in the inner core. Which is represented by another discontinuity, known as Lehman discontinuity. It is named after Danish seismologist
It is named after Danish seismologist Inge Lehmann. Danish seismologist Inge Lehmann. Who announced the discovery of Earth's inner core. Who announced the discovery of Earth's inner core. Who announced the discovery of Earth's inner core. First off, the Earth's inner core extends around 1 to 1 kilometer. 1 to 1 kilometer. The seismic P waves passing through the inner core. P waves passing through the inner core moves quite faster through the Earth's inner core, moves quite faster than those going through the outer core. Which proves that Earth's inner core is solid. The volume of core is merely 16% of the Earth. The volume of the core is merely 16% of the Earth, but its mass is 32% of the total mass of the Earth. But its mass is. What is the volume? Volume of the core is merely, MERELY, merely 16% of the Earth, but its mass is 32% of the total mass of the Earth. But its mass is 32% of the total mass of the Earth. Scientists have determined the temperature near Earth's center. Scientists have determined the temperature near the Earth's center to be 6,000 degrees centigrade. Earth, sun का surface temperature. Scientists have determined the temperature near the Earth's center to be 6,000 degrees centigrade. Earth's inner core rotates slightly faster. Earth's inner core rotates slightly faster relative to the rotation of the surface. Relative to the rotation of the surface. It is composed of heavier elements like nickel and iron. It is composed of heavier elements like nickel and iron. And therefore, it is also known as NIFE, NIFE. Therefore, it is also known as NIFE. NIFE, nickel, nickel, Fe, iron. I know you people are exhausted sitting from 3:30. Okay, तो चलिए आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एक लेक्चर में कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट लेक्चर आपका प्लेट टेक्टोनिक्स का होगा. ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से किसी को कोई प्रॉब्लम? सर